Hello, yes, hello everyone. Good afternoon, very good afternoon. कैसे हैं सब? How are we doing? All good? चलो शुरू करें शुरू करें शुरू करें ओके फर्स्टली जो लोग रिकॉर्डेड देखने वाले हैं यानी कि जो लोग बाद में ये लेक्चर देखने वाले हैं, कल के चार्ट्स मैंने लाइव वालों के लिए ग्रुप में भेजा था। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपको अपने बुक में, अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस इज द फर्स्ट चार्ट जो कि था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन। थैंक यू सो मच मुस्कान। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन बाय ICSI, ये पहला चार्ट था। स्क्रीनशॉट डन। ओके, सेकेंड इज दिस, आप कैसे कंपनी चला रहे हैं, आपकी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस क्या क्या है, आप कितने ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, कैसा डिसीजन मेकिंग है, उससे कौन लोग इम्पैक्ट होते हैं, वो था सेकेंड टॉपिक। 5 लोग थे उसमें, आपके वेंडर्स जिनसे सामान ले रहे हैं, आपके कस्टमर्स जिनको सामान दे रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ जो लोग काम कर रहे हैं, इसके अलावा सोसाइटी इन जनरल और गवर्नमेंट। ऐसे 5। इसका स्क्रीनशॉट डन। थैंक यू सो मच। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे। ओके, थर्ड क्या पढ़ा था? थर्ड जो हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी कि हम लॉ में देखते हैं, अगर हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, हम लॉ में देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि लेजिस्लेशन चेक करते हैं। उसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट में सारा कुछ लिखते हैं, कौन बोर्ड मेंबर्स होंगे, उनकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स, ये सब हम लिखते हैं, जिसको बोलते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ बोर्ड। यस, उसके बाद हम तय करते हैं कौन कौन हमारे डायरेक्टर होंगे। तो हमारे डायरेक्टर एक CA, एक CS, एक लॉयर और एक टेक एक्सपर्ट होना चाहिए था। CA फॉर फाइनेंशियल स्किल्स, लॉयर फॉर लीगल स्किल्स, CS फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का नॉलेज हमें है, और टेक एक्सपर्ट जिसको पता होना चाहिए कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें कैसे काम किया जाता है, हाउ डज दैट इंडस्ट्री सेक्टर ऑपरेट्स। ये हो गया। हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर लिए कौन कौन है, और फिर उनकी इंडक्शन करवाएंगे, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंपनी कैसे काम करती है इसका नॉलेज होना चाहिए। हमारी ट्रेनिंग एज डायरेक्टर्स हो गई। उसके कुछ महीने बाद हमने बोर्ड मीटिंग रखी, क्योंकि रिक्वायरमेंट है बोर्ड मीटिंग की। बोर्ड मीटिंग में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। बोर्ड मीटिंग में हमने डिस्कस किया, हमारे लिए तो ट्रेनिंग हो गई, बाकी जो लोग हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, हमारे लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा, बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए या सप्लायर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बनता है कि अगर आप हमारे सप्लायर हैं तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होना चाहिए, कितने दिन का हमारा क्रेडिट पीरियड हो सकता है, हम कैसे पे करेंगे, वो सारी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी होती हैं। तो सप्लायर्स के लिए भी होता है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी होता है, बोर्ड के लिए भी होता है। हमने वो तय किया। इसके अलावा हमने देखा कि परफॉर्मेंस कैसा था। परफॉर्मेंस किसका था? बोर्ड का परफॉर्मेंस कैसा था, हमने ये देखा। इतने टाइम से हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और हमने हमारा परफॉर्मेंस देख लिया। इसके अलावा कंपनी कैसा परफॉर्म करी वो कौन बताएगा? वो हमें मैनेजमेंट बताएंगे। रिपोर्ट्स यानी कि डॉक्यूमेंट में कहीं लिखा हुआ होगा, फिगर्स, डेटा, वो सारा नोट डाउन करके
मैनेजमेंट बोर्ड होते हैं इस मीटिंग में कि हमने जो बोला वो सही से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। इसके अलावा रिस्क हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं हमारे इंडस्ट्री में, और वो हम कैसे सॉल्व करने वाले, ये कैसे ट्रीट करने वाले हैं उस रिस्क को। लास्ट हमने देखा बहुत ज़्यादा हमारा पेड अप कैपिटल और टर्नओवर बढ़ गया है, तो यस बीच में बफर हुआ था शायद। ओके सो लास्ट हमने देखा क्योंकि हमारा पेड अप कैपिटल टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो गया, सो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है ताकि वो इंडिपेंडेंट जजमेंट्स दे सके, राइट। थैंक यू टू एवरीवन। ओके सो ये था हमारा एलिमेंट्स, इन सब चीज़ों से मिलके बनता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिन लोगों ने, जो लोग ये ड्रॉ करने वाले हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको आराम से आप क्लास के बाद बना लेना। डन, यहाँ तक सब क्लियर है। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करें हम, जल्दी जल्दी, टेल मी, शैल वी स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट। ये 3 टॉपिक हमारे हो गए, डेफिनेशन हो गया, कौन कौन इम्पैक्ट होते हैं वो हो गया, और एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हो गया। अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो फर्स्ट पेज है, इट सेज पिलर्स होते हैं कोई भी चीज़ के पिलर्स, यानी कि जिस चीज़ पे वो टिका हुआ है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस 4 चीज़ों पे टिका हुआ है, दैट इज गिवन हियर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किन 4 चीज़ों पे टिका हुआ है? सी, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन इंटेंशन है जो आपके स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर्स इंक्लूड्स एवरीवन, इट इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स, इट इंक्लूड्स वेंडर्स, आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स, आपके जो भी रेगुलेटर होंगे, दैट इज गवर्नमेंट और सोसाइटी, सबको मिला के स्टेक होल्डर्स बनते हैं। तो आपकी उन सबके प्रति जिम्मेदारी बनती है कि आपको सबके भले के लिए कैसे काम करना है, यानी कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के भले के लिए भी सोचना है, आपको रेगुलर फाइलिंग्स भी करनी है गवर्नमेंट के साथ, और आपको सोसाइटी के लिए भी सोचना है। सो आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, कुछ जवाबदारी बनती है। दोनों डिफरेंस पता है? जिम्मेदारी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जवाबदारी इज योर अकाउंटेबिलिटी, कि आपको उनको चीज़ों का जवाब देना होता है। जैसे शेयर होल्डर्स ने अगर पैसा दिया है आपकी कंपनी को, तो आपकी जवाबदारी बनती है उनके जो भी सवाल है वो सॉल्व करना और उनके हित में डिसीजन लेना। तो आपकी स्टेक होल्डर्स के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है, जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो आप काम करते हैं, यानी कि अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी पूरी करने के लिए जो आप काम करते हैं, उस काम में आपको फेयरनेस, यानी कि कोई बायस्डनेस नहीं होना चाहिए, सच्चाई के साथ आपको काम करना है, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, यानी कि कोई चीज़ छुपानी नहीं है। ये 4 पिलर्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। आपकी जो स्टेक होल्डर्स के प्रति जवाबदारी और जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है, वो आप जब फुलफिल कर रहे हैं, उसके लिए जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं, वो एक्शंस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और फेयरनेस होना चाहिए, यानी कि आपको सच्चाई के साथ, बिना कुछ छुपाए, बिना आपका सेल्फिश मोटिव बीच में लाए, आपको काम करना होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्हीं 4 चीज़ों पे टिका हुआ है। सो अगर मैं बात करूँ पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 4 थिंग्स: ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन एक्शन। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? व्हेन यू आर सैटिस्फाइंग योर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स। तो जो पिलर्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, आपके पास नोट अगर अभी अवेलेबल है आपकी नोटबुक, तो आप ये ड्रॉ कर लीजिए। पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 4 हैं।
पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 4 हैं। एक्शन में क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस। आपके एक्शंस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस होना चाहिए, और आपको क्या सेटिस्फाई करना है? स्टेक होल्डर्स। आई राइट स्टेक होल्डर एज ST/H। देखो, शेयर होल्डर्स, क्योंकि हम समरी नोट बना रहे हैं, चीजें समराइज लिखनी होंगी। शेयर होल्डर इज SH, स्टेक होल्डर इज STH। व्हाट आई सजेस्ट ना, आपका जो नोटबुक का फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज आप ब्लैंक रखिए, जहां पर हम एक्रोनिम्स लिख सकते हैं जो हम पूरे समरी नोट्स में यूज करने वाले हैं, क्योंकि समरी चार्ट्स में आप फुल फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। सो स्टेक होल्डर्स के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्शंस लेते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस होनी चाहिए। दीज आर द पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्विकली ड्रॉ दिस। दिस वॉज अनदर कॉन्सेप्ट। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस 4 चीज़ों पे टिका हुआ है: फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन योर एक्शन, और what kind of action when you are satisfying or fulfilling your responsibility towards the stakeholders or your accountability towards the stakeholders. Are we done? Are we done? हो गया? Yes? Okay, great. Now this was the टॉपिक ऑफ पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यानी कि अगर आपको एग्जाम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर इफ यू आर आस्क्ड टू राइट समथिंग, यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ ICSI, यू कैन राइट द पिलर्स ऑफ ICSI, एंड यू कैन राइट कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस से किनको किनको इम्पैक्ट होता है। ये 3 पॉइंट्स आप बिल्कुल लिख सकते हैं अगर कोई जनरल क्वेश्चन आता है अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, एवरीवनस डन। नाउ सी, हमने समझ लिया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किन चीज़ों से मिलके बनता है। जो एलिमेंट्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, हमारा वो हो गया। कौन इम्पैक्ट होते हैं वो हो गया, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस पे टिका हुआ है वो हो गया। अभी मुझे बताओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा। यानी कि अगर आपने बहुत अच्छे से सब स्किल्स वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ स्किल्स इन योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और आपने सारी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी हुई है, देन जो आप डिसीजन मेकिंग का आपका प्रोसेस है वो आपका बिल्कुल सेट है कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, आपने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखी है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस टॉपिक के ऊपर 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो फायदे क्या हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, और आई कैन से नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सी, इफ आई टेल यू नीड और एडवांटेजेस में फ़र्क क्या होता है, सेम चीज़ होती है। नीड मतलब वो चीज़ हुई नहीं है उसके पहले नीड होती है, और वो चीज़ हो जाने के बाद एडवांटेजेस होते हैं। यानी कि लेट्स से एनी एग्जाम्पल, लेट्स से न्यू सिलेबस लाने की ज़रूरत क्या थी। न्यू सिलेबस लाने की ज़रूरत क्या थी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्योंकि आप लोग का पहला अटेम्प्ट है, न्यू सिलेबस लाने की ज़रूरतें क्या थी। आपको जो नए मार्केट में रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाए, आपके लिए चीज़ें आसान की जाए, आपका नॉलेज बढ़े, ये ज़रूरतें थी, और इसलिए न्यू सिलेबस लाया गया। न्यू सिलेबस लाने का फिर फ़ायदा क्या हुआ, यही ज़रूरतें पूरी हो गई। जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से आपको नॉलेज मिल रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, चीज़ें आसान हो रही हैं। सो जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो जाती हैं, तो वो उस चीज़ के एडवांटेज बन जाते हैं। हमें समझा
इसका मतलब जो चीज़ अगर आपको नीड्स भी पूछा जाता है तो वही टॉपिक है, और एडवांटेजेस भी पूछा जाता है तो वही टॉपिक है, क्योंकि जैसे ही नीड्स पूरी होती है वो उस चीज़ के एडवांटेजेस बन जाते हैं। सो आर वी क्लियर? सो यहाँ पर टॉपिक्स दोनों हैं, नीड्स और एडवांटेजेस, अगर आप पढ़ेंगे सेम ही है। ये क्लियर है हमें, नीड्स और एडवांटेजेस? आर वी क्लियर? हमें समझा नीड्स और एडवांटेजेस? यस, समवन सेड गुड रेप्यूटेशन एंड प्रॉफिटेबल, वेरी गुड। गुडविल, यस यस यस, आई गॉट इट, इट इज गुडविल। ओके, सो यस, ओके, सो द नीड्स जो अगर पूरी हो गई तो आगे जाके एडवांटेज बन जाती हैं। नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत ज़्यादा अच्छा ई लिखा है मैंने, नीड्स, अरे नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है छोड़, लीव इट। नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगेन लिंक करके बताती हूँ। देखो, अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अच्छे लोग अपॉइंट किए हुए हैं, आप सारी चीज़ें सोच समझ के कर रहे हैं, आप रिस्क पहले से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये सब अगर आपने किया तो एक तो आपका कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। यानी कि अगर आप हर चीज़ अच्छे से कर रहे हैं तो अल्टीमेटली सारा कुछ मिला के योर कंपनी विल परफॉर्म वेल, राइट? अगर आप लॉ कंप्लाई कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, यस और नो? अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं? अगर आप सब काम सही से कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई सही से करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, तो आप पास होते हैं या नहीं होते हैं? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके, सो जैसे आप हर काम अच्छे से करते हैं तो आप का जो भी रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। वैसे ही अगर आप कंपनी में सारा काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आपके कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, दैट इज फॉर श्योर। सो योर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस जो है, योर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। और हमारी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो बिल्कुल हमारी जवाबदारी बनती है स्टेक होल्डर्स के प्रति कि हम उनको बताएं कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही है और वो मुनाफा हम आपके साथ बांटने वाले हैं, यानी कि यू आर गोइंग टू मेक मनी। जब आप डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा करते हैं, जब आप फ्यूचर का सोच के काम करते हैं, जब आप यहाँ पर एक और वर्ड दिया है सक्सेशन प्लानिंग, यानी कि आज की डेट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट है, इनके जाने के बाद कौन उस पोजीशन पे होगा वो तय करना इस सक्सेशन प्लानिंग, इनके बाद कौन होगा। ये सारा कुछ अगर आप करते तो आप इंश्योर करें कि आपकी कंपनी बहुत अच्छे से चले। तो अगर आप वैसा कर रहे हैं तो आपका कॉर्पोरेट बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा मतलब आपकी शेयर प्राइस बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर ये होता है तो हमारी जवाबदारी है कि हम बताएं हमारे स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को कि देखो आपने जहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, टाइम इन्वेस्ट किया है, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। बताएंगे या नहीं? आपकी जवाबदारी बनती है बताना। तो जैसे ही आपने बताया कि हमारा कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, यस वेरी गुड, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, यस 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 वेरी गुड, ये सारा कुछ होता है। तो इन सब से होगा क्या? इन्वेस्टर का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा या कम होगा? अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, आपका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है और आप उनको बता भी रहे हैं, तो उससे आपका इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आपकी कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो आपका इन्वेस्टर ट्रस्ट, आपके ऊपर जो लोग ट्रस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्लस 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 ना सिर्फ आपको इक्विटी शेयर्स बेचने होते हैं, बट आपको लोन भी लेना होता है, तो आपको उनसे लोन लेने में भी आसानी होगी। इजी फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अगर आपको लोन लेना है
लोन लेने के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, मेन पर्पस यही होता है देखने का कि आप आगे जाके लोन पे कर पाएंगे या नहीं। अब अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ऑफ कोर्स एनी बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वुड अग्री टू गिव यू लोन, यस और नो। सो आपका कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो आपके ऊपर इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करेंगे आपके शेयर्स खरीदने के लिए, और लेंडर्स ट्रस्ट करेंगे आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ तक हमारा क्लियर है क्यों ज़रूरत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की? यहाँ तक क्लियर है? अगर आप सब काम अच्छे से करते हैं आपका कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस आपका कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बढ़ता है। इसमें आपकी जवाबदारी है कि आप अपने स्टेक होल्डर्स को बताएं। अगर आपने ये सब कुछ बहुत अच्छे से किया, इन्वेस्टर का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा और आपको लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजी हो जाएगा आपके लिए लोन लेना। अगर आपको इन्वेस्टर्स से भी अच्छे से पैसे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपको लोन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब यू कैन गेट मोर मनी, यू कैन रेज मोर मनी एंड यू कैन एक्सेस ग्लोबल मार्केट का, यानी कि आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट एक्सेस कर सकते हैं, उसके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। एक कंपनी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उसको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, उसको लोन लेने में भी दिक्कत होगी। लेकिन एक कंपनी जिसको इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, जिसको लोन भी बहुत अच्छा मिल रहा है, चांसेस है कि वो अपने सप्लाई फॉरेन में भी कर सकते हैं, प्लस उनको इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन से मिल सकता है। फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट अलाउड है, राइट? पढ़ा है हमने पूरा EBCL में पढ़ा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेना। सो अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑफ कोर्स यू कैन गेट मोर मार्केट एक्सेस, नॉट इवन नेशनली बट इंटरनेशनली ऑल्सो। तो आपका ग्लोबल मार्केट एक्सेस बढ़ेगा। आपका मार्केट एक्सेस बढ़ा यानी कि आपका मार्केट एक्सपैंड हुआ, इसका मतलब आपका ग्लोबल मार्केट एक्सपैंड हुआ, इसका मतलब आपकी जो एंटरप्राइज की वैल्यू है, यस मैम, एंटरप्राइज की वैल्यू बढ़ेगी, एंटरप्राइज की वैल्यू बढ़ेगी और आपके ऊपर मुसीबत आने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा कि कंपनी डूब रही है या मार्केट में हम चल नहीं रहे हैं, वो रिस्क कम हो जाएगा। आपके एंटरप्राइज की वैल्यू बढ़ेगी और आपका रिस्क कम हो जाएगा। एंटरप्राइज की वैल्यू मतलब अगर किसी कंपनी को आज की डेट में किसी को खरीदना है तो वो कितने रुपए में बिकेगी, दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू इन द सिंपलेस्ट टर्म्स। आपके कंपनी की या आपके ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, आपके कंपनी की या आपके बिजनेस एंटिटी की क्या वैल्यू है, कितनी कीमत में उसको खरीदा जा सकता है, दैट इज़ योर एंटरप्राइज वैल्यू। तो अगर आपको इन्वेस्टर का ट्रस्ट मिल रहा है, आपको लोन्स मिल रहे हैं, आपका ग्लोबल एक्सेस बढ़ रहा है, तो फिर आपका एंटरप्राइज वैल्यू भी बढ़ेगा और आपका जो मुसीबत आने के चांसेस है, रिस्क है, वो कम होंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हमें आई थिंक 10 सेकेंड्स का लैग होता है और मैं 10 सेकेंड्स भी वेट नहीं कर पाती हूँ जवाब का। तो जैसे ही आप सुनते हो तुरंत मुझे जवाब दो, मुझे 10 सेकेंड लगते हैं जवाब मिलने में। यस, क्लियर? क्लियर? ये लिंक क्लियर है? शुरुआत होती है, आपका कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आपकी जिम्मेदारी है लोगों को बताना, सच्चाई से बताना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, डिस्क्लोजर्स देना, वो सब आपने किया, इन्वेस्टर्स हो जाएंगे खुश, वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनका विश्वास बढ़ जाएगा। तो उनका विश्वास बढ़ जाएगा, प्लस आपको लोन लेने में भी आसानी होगी। यस, इससे क्या होगा, आपका ग्लोबल मार्केट एक्सेस बढ़ेगा और बेहतर होगा, आप ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को, इंटरनेशनली एक्सपैंड कर सकते हैं। उससे अल्टीमेटली आपके एंटरप्राइज की वैल्यू बढ़ेगी और आपके रिस्क क्राइसिस कम होंगे। दिस इज द रीजन वी नीड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्योंकि ये सब कब हुआ, जब आप अपनी कंपनी में सही से, अपने कंपनी को सही से मैनेज कर रहे हैं और आप स्टेक होल्डर्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप सही से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप स्ट्रैटेजी सही से बना रहे हैं
ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, सारे डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं, टाइमली डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं, सब तरीके से अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो फिर ये सारा कुछ होता है जो अल्टीमेटली आया था कि आपकी एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ती है। इसलिए हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। दिस इज द टॉपिक ऑफ नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर किसी का ओके ये ड्रॉ कर लेंगे एक बार। यू हैव 100 सेकेंड्स, बहुत ज़्यादा ओके ज़्यादा नहीं है पर 100 सेकेंड्स आर इनफ। ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट ओनली, ताकि वो लिंक करके याद रहे। थर्टी सेकेंड्स हो गए। यस आई रियली फॉरगॉट, आई एम रियली सॉरी। पक्का मैं ये लेक्चर होने के बाद ग्रुप पे चैप्टर 1 का PDF शेयर करती हूँ। अगर किसी ने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो ग्रुप का लिंक है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। डन, क्या बात है, बाकी लोगों का हो गया? नहीं, शी इज़ टॉकिंग अबाउट PDF आई थिंक। चैप्टर 1 का जो PDF है ना वो। आई गॉट इट, आई सेंड। कल मैंने भेजा ये चार्ट्स के पिक्चर्स। आज आई एम नॉट गोइंग टू सेंड अ, जिसका अगर अभी नोट नहीं है, एक तो पहले नालायक क्यों नहीं है नोट, मैंने बोला था। दूसरा अगर नहीं है टेक अ स्क्रीनशॉट और आराम से इसको बना लेना। अच्छा चलो एक चीज़ करते हैं, आप लोग रोज़ नोट्स बनाएंगे बिल्कुल मेरे साथ, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ वैसे आप लोग ड्रॉ करेंगे। हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप अपने नोट्स के कुछ सैम्पल मुझे भेजेंगे। जिसका सबसे अच्छा होगा नोट उसको हम प्राइज़ देंगे, ठीक है? तो वी हैव अ प्राइज फॉर द स्टूडेंट जिसके गवर्नेंस के नोट सबसे अच्छे होने वाले हैं। प्राइस में वड़ा पाव नहीं खिलाऊंगी मैं, अच्छा प्राइस होगा। चलो ओके, नीड्स जो हमने कवर किया। एक और पॉइंट है इसमें, अगर आप याद कर सकते हैं तो करप्शन से लड़ सकते हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, सारा कुछ डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो करप्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट कि करप्शन से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अप्लाई करें। दैट इज़ द नीड, ठीक है? तो एक और पॉइंट वो है कंबैटिंग करप्शन, इसमें एडिशनल पॉइंट में उसको डाल सकते हैं। आ गया? यस, शुरुआत में ही चाहिए तो शुरुआत में ही लिख लो, क्योंकि ये सेपरेट पॉइंट है, इससे लिंक करके कुछ नहीं बन रहा है। तो यू कैन मेंशन हियर अगर वो याद कर सकते हैं तो दैट इज वन मोर पॉइंट। करप्शन कम करने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर एथिकल स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करें, ठीक है? तो फर्स्ट में हमने ऐड कर दिया करप्शन, कंबैटिंग करप्शन। अभी हम देख लेते हैं नोट्स में। अच्छा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था, उन्होंने ये सेंटेंस लिखा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंटीग्रल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, एक्सप्लेन। या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नीडेड टू क्रिएट अ कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, accountability and disclosure, explain. Indirectly they asked you to write
द नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो जो शुरू में लाइन दी हुई होती है बिल्कुल उस पर ध्यान देना। अगर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी क्यों ज़रूरत है, तो हमें नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखना है। ये पास्ट पेपर में ऐसे आ चुका है। एक सेंटेंस उन्होंने दिया, स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, उनको बहुत प्यार है स्टेटमेंट क्वेश्चन से। तो ऐसे ही कोई स्टेटमेंट दे देंगे कोई टॉपिक से, अब आपको दिमाग लगाना है कि ये कहाँ पढ़ा था। सो दिस इज हाउ दे आस्क्ड इन एन एग्जाम। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस हमने कर लिया कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी अगर आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, अगर आपने सक्सेशन प्लानिंग जो बनाया कि अभी के बाद कौन डायरेक्टर बनेंगे कौन मैनेजर बनेंगे वो आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। इसके अलावा आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, सो योर कंपनी विल परफॉर्म वेल। परफॉर्म वेल यानी कि आपकी शेयर प्राइस बढ़ सकती है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो था अकाउंटेबिलिटी, आई विल चेंज अकाउंटेबिलिटी में सेकेंड पॉइंट में ही रख लूँगी ताकि वो लिंक से याद रहे। सो इन्वेस्टर रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, इन्वेस्टर रिलेशंस मेंटेन करना, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट पाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए कंपनी जवाबदार होती है, उनके लिए दे हैव टू मेक टाइमली डिस्क्लोजर्स। कोई भी बड़े डिसीजन लिए या कंपनी में कुछ भी हुआ तो जवाबदारी बनती है मैनेजमेंट की कि वो इन्वेस्टर्स को बताएं। आप बताएंगे तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ेगा और इजी फिनेंस। ओके, यहाँ पीडीएफ ही मैंने दूसरा वाला डाला हुआ है। ओके, सो आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए होंगे वो जैसे मैंने बताया उसी सीक्वेंस में होंगे। ये मैंने पीडीएफ दूसरा वाला डाला हुआ है। सो फर्स्ट कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस रहेगा, सेकेंड अकाउंटेबिलिटी, फिर इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ेगा, इजी फिनेंस मिलेगा, आपको लोन्स मिलेंगे और उससे आप ज़्यादा मार्केट रीच कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट रीच कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ेगी और आपका रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट क्राइसिस कम होगा एंड यू कैन कम्बैट करप्शन। इफ़ यू वांट टू रीड एनीथिंग जिसमें लग रहा है कि डाउट आ सकता है, एक काम करो फटाफट रीड करो। देयर इज़ नथिंग इसमें कुछ ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट अगर आपको वो हेडिंग समझ गया ना, यू विल बी एबल टू राइट the content for it. So if you have any queries in any point, just read for a minute and then we'll move to the next topic. दो done. You just have to quickly read through. याद कर रहे हैं क्या हम? यस यस यस, जो करप्ट एक्टिविटीज होती है, जो आपने सुना होगा ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। किसी भी तरीके का फ्रॉड या गलत काम नहीं होगा क्योंकि आपके सारे कुछ
सिस्टम सेट है कि कैसे क्या काम होगा, कौन किसका काम, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास कितने पावर्स हैं, वो सारा कुछ अगर आपका सेट है तो फ्रॉड होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपका सारा काम ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, चलो ये हमने पढ़े नीड्स। अब अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं तो वही बन जाते हैं आपके एडवांटेजेस, यानी कि वर्ड्स ही उन्होंने चेंज किया है बस नीड्स को एडवांटेजेस बनाने के लिए। अगर आपने बहुत अच्छे वाले कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अप्लाई किया, यानी कि आपके यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है, आप प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग का बिल्कुल सेट है कि इतना परसेंटेज अगर लोगों ने हाँ बोला, डायरेक्टर्स ने हाँ बोला तो ही वो डिसीजन मान्य होगा, वैसा सारा अगर आपका सेट है तो आपको कॉर्पोरेट सक्सेस मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट वाज कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वहाँ क्या था, इन्वेस्टर ट्रस्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस, ये अगेन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में पढ़ा था कि कैसे पता चलता है कॉर्पोरेट अच्छा परफॉर्म कर रही है, या तो प्रॉफिट्स आप दिखाते हैं कि प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, या फिर आपका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। सो इफ़ यू नोटिस ना, जो चीज़ें नीड्स में लिखी होती हैं उसी को आपको टर्न करके एडवांटेजेस में लिखना होता है। एवरीथिंग इफ यू रीड अबाउट करप्शन, रिस्क मैनेजमेंट, आपका ब्रांड फॉर्मेशन होगा, तारीफ करनी है बस हमें चीज़ों की। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नीड्स पढ़ लिया ना कि क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत है, तो यू विल बी एबल टू राइट द एडवांटेजेस ऑल्सो, क्योंकि ये 8 ही लिमिटेड नहीं है कि इतने ही एडवांटेजेस होते हैं। जो नीड्स आपने पढ़ी वो ही एडवांटेजेस में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अभी क्लियर? सो इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो नीड्स है उसको बस कन्वर्ट करके लिखना होगा कि नीड्स में हमने लिखा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है, तो एडवांटेजेस में लिखेंगे कि फ़ायदा क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या होता है, वैसे हमें सेंटेंस फ्रेम करना है। यस, एग्जाम्पल सत्यम केस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्लोजर्स उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़े। ओके, सो वी हैव डन। शुरुआत में इंट्रोडक्शन है, जो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन ICSI का पढ़ा। अगर इन जनरल बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो इट इज़ अ फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा, पूरा जो सिस्टम होता है ऑफ रूल्स, रिलेशनशिप, सिस्टम एंड प्रोसेसेस। रूल्स, रिलेशनशिप, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस मतलब आपके जो रूल्स है कि कोई भी चीज़ अगर तय करनी है तो वो कैसे होगा, कोई काम अगर करना है तो वो कैसे होगा। रिलेशनशिप मतलब आपका स्टेक होल्डर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो। सिस्टम्स यानी कि आपके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, आपका इंटरनल कंट्रोल का फ्रेमवर्क कैसा है, आप कैसे चीज़ों से डील करते हैं उसका सिस्टम क्या है वो। और लास्ट आपका प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स, कि हमारा डायरेक्टर अपॉइंट करने का क्या प्रोसेस है, उनको रेम्यूनरेशन डिसाइड करने का क्या प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस, ये सब मिला के बनता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो एक तो आप ICSI का डेफिनेशन बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वापस से मीनिंग लिखना चाहते हैं, सो यू कैन राइट इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, रिलेशनशिप्स, systems and processes within and by which authority is exercised and controlled within the corporations। तो जिसके सहारे आप कॉरपोरेशन चलाते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, दैट एंटायर फ्रेमवर्क इंक्लूड्स द रूल्स, रिलेशनशिप्स विद योर स्टेक होल्डर्स, आपके सिस्टम और आपका प्रोसेस, ये सब मिला के बनता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ग्रेट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज मीनिंग। हमने कर लिया, पिलर्स कर लिया, और कौन कौन इम्पैक्ट होते हैं, इफेक्ट होते हैं वो कर लिया। ICSI डेफिनेशन, एडवांटेजेस, नीड्स, एलिमेंट्स या स्कोप ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये हमने कल किया था। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ तक क्लियर है? शैल आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? यहाँ तक क्लियर है तो हम शुरू करते हैं थ्योरीज से। 4 तरह की थ्योरीज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड, वी विल लर्न दोस थ्योरीज। यहाँ तक क्लियर है? यस, क्लियर? ओके,
गुड गुड गुड, ओके। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड थ्योरी की किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझ सकते हैं, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो 4 तरह की है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द स्टेक होल्डर्स। इट टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। अगेन स्टेक होल्डर्स इंक्लूड्स मेनी थिंग्स। स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप बोल सकते हैं या फिर कंपनी के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से 4 थ्योरी बनाई गई है कि अगर कोई मैनेजमेंट में अपॉइंट होता है या कोई डायरेक्टर बनता है एक कंपनी का, तो वो किस तरीके से खुद को किस तरीके से काम करे या फिर किस तरीके से कंपनी को ट्रीट करे, वो क्या समझे कंपनी उसका मालिक है या फिर वो उसका प्रिंसिपल है, मैनेजर उसका एजेंट है, कैसे मानना चाहिए, इसके ऊपर 4 थ्योरीज हैं। तो दीज आर कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज। सो फर्स्ट इज एजेंसी थ्योरी। काम करती हूँ मैं, वही वाला PDF खोलती हूँ लेटेस्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। गिव मी 1 सेकेंड, ओके। Because in the notes that I have prepared, उसमें मैंने जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन और बोल्ड में लिखा हुआ है, तो दैट विल हेल्प यू। आपको पूरा कंटेंट रीड नहीं करना पड़ेगा। आगे ओके, श्योर श्योर श्योर, यस। सो पहली थ्योरी एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी नाम से ही समझ आ रहा है, एजेंसी यानी कि एजेंसी, आप लोग ने कॉमर्स में वो पढ़ा है, कंसाइनमेंट का एक टॉपिक होता था, आई डोंट नो वो है या नहीं। कंसाइनमेंट जिसमें एक कंसाइनर होता है एक कंसाइनी होता है, इट इज़ लाइक एजेंसी। या फिर जनरल एजेंसी होती है, एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। वी नो, एक प्रिंसिपल होता है एक एजेंट होता है, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। तो जैसे आपको कहीं पर ब्रांचेस खोलनी है जगह जगह, अब एक इंसान हर जगह तो जा नहीं सकता, तो वो एजेंट्स अपॉइंट करते हैं अपने। थैंक यू मैम, यस, सेम टू यू मैम। सुना है, एजेंट अपन को पता है, प्रिंसिपल और एजेंट यानी कि जिसका काम है प्रिंसिपल का, उन्हें जैसे लेट्स से अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है या किसी दूसरे जगह पर काम करना है, तो वहाँ पर वो अपने एजेंट अपॉइंट करके रखते हैं, वो उनके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। काम किसका होता है, प्रिंसिपल का ही होता है। एजेंट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट इज एन एजेंट ओनली। एजेंट वर्ड का मैं और आगे डिफाइन नहीं कर सकती। एजेंट इज लाइक अ फेस ऑफ द प्रिंसिपल, कि उस जगह पर प्रिंसिपल आ नहीं सकता है, तो एजेंट उनके बिहाफ पे काम करते हैं। वही कॉन्सेप्ट को लिंक किया गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। कैसे, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। अब इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, उनका खुद का भी काम है, वो कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते ना, डे टू डे अफेयर्स में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते कि क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो वो किसको इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को। और डायरेक्टर्स उन इन्वेस्टर्स के, इन्वेस्टर्स यानी कि ओनर्स के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। सो इस केस में जो ओनर्स हैं कंपनी के, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, वो होते हैं प्रिंसिपल, और उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको इन्हीं ने अपॉइंट किया है, ओनर ने ही अपॉइंट किया है, वो होते हैं डायरेक्टर्स हु एक्ट एज एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। राइट, इतना आसान, यस इतना आसान। सो मैनेजर्स जो होते हैं कंपनी के, दे आर एजेंट, किसके एजेंट, उनका प्रिंसिपल कौन है, ओनर्स ऑफ द कॉरपोरेशन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी थ्योरी। जैसे कोई भी एजेंसी, अगर आप जनरल एजेंसीज, अगर आप कोई भी एजेंसी के बारे में सुनेंगे कि हमने इस चीज़ की एजेंसी ली है, कोई भी
ट्रेडिंग कंपनी या किसी की भी एजेंसी सुनेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि उनके बिहाफ पे दीज पीपल आर सेलिंग और बदले में इनको कुछ कमीशन मिलता है काम करने का। पर इन्हें पीरियोडिकली अपने प्रिंसिपल को बताना होता है कि हमने क्या सामान बेचा है, कितना हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, एट्सेट्रा, कौन क्लाइंट्स है, हमने किससे बात की, ये सारा कुछ आपको प्रिंसिपल्स को बताना पड़ता है। वैसे ही अगर कंपनी की बात करें तो मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, ओनर्स ही अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास किया जाता है, यानी कि उन्होंने अपॉइंट किया है उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेने के लिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी थ्योरी। अब इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ से आया? इस पूरे कॉन्सेप्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ से आया? अरे मैम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ही होता है कि आप टाइमली डिस्क्लोजर्स कर रहे हैं। वो डिस्क्लोजर कौन करते हैं? वो डिस्क्लोजर मैनेजर्स करते हैं। किसके लिए करते हैं? इन्वेस्टर्स के लिए करते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए करते हैं। उनके लिए प्रोसेस सेट होते हैं, कैसे वाले प्रोसेस की डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, किन टॉपिक्स के ऊपर 50% वोट्स चाहिए, किन टॉपिक्स के ऊपर 70% वोट्स चाहिए। आप मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल बाय वे ऑफ अपॉइंटिंग देम। आप सेलेक्ट भी शेयर होल्डर्स ही सेलेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं हमें टाइम टू टाइम बताना कि क्या डिसीजन लिया है, डिस्क्लोजर्स देना। ये सारा कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही तो है। ये सारा कुछ से आप इंश्योर करते हैं कि मैनेजर सही से काम कर रहा है। दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द एजेंसी थ्योरी। मैनेजर एजेंट होते हैं, ओनर्स आपके प्रिंसिपल होते हैं, एंड यू हैव टू फॉलो, द मैनेजर्स हैव टू फॉलो good corporate governance. They have to apply good corporate governance practices. This is the concept of agency theory. एक बार मैं चारों थ्योरी एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम आराम से इसको रीड कर लेंगे, ठीक है? सो एजेंसी थ्योरी हो गया। मैं जितना सोच के आती हूँ मैं पढ़ा ही नहीं पाती हूँ। ओके, सेकेंड इज शेयर होल्डर थ्योरी। ये थोड़ी सी नैरो माइंडेड थ्योरी है। दो थ्योरीज है, शेयर होल्डर थ्योरी और स्टेक होल्डर थ्योरी। शेयर होल्डर थ्योरी में क्या बोला गया है? जो कंपनी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी है। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। उनके पैसे से ही ये कंपनी चल रही है। सो इस कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि जो मैनेजर है उनका रोल है ये इंश्योर करना कि जो शेयर होल्डर्स है, कंपनी उनकी प्रॉपर्टी है तो उनके प्रॉपर्टी पे, उनके इन्वेस्टमेंट पे बहुत मुनाफा हो। उनको शेयर होल्डर्स के हित में सोचना है और डिसीजन लेना है। दैट इज शेयर होल्डर थ्योरी, जहाँ पर बोला जाता है कि मैनेजर्स को शेयर होल्डर के फायदे के लिए सोचना होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर होल्डर थ्योरी। क्योंकि शेयर होल्डर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका मेन इंटेंशन यही है कि पैसे बना के चाहिए। आप कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप ये थोड़ी नहीं चाहते कि जितने पैसे डाले उतने पैसे ही मिले या फिर लॉस में जाए। आप चाहते हैं अगर मैंने 100 रुपये डाले तो मुझे 110 वापस मिले, 120 वापस मिले, यानी कि यू वांट गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। वही वो चाहते हैं मैनेजर्स से कि जो भी काम तुम करोगे, रोज़ तो हम कंपनी आ नहीं सकते, लेकिन तुम रोज़ आते हो तो तुम्हें इंश्योर करना है कि हमारे मुनाफे के लिए तुम काम कर रहे हो। दैट इज शेयर होल्डर थ्योरी, जिसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, जिसको थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया। रीजन बीइंग, कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर्स से नहीं बनती, कंपनी के स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। और स्टेक होल्डर्स हमें पता है कौन कौन है? हमारे वेंडर्स, हमारे कस्टमर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, सोसाइटी इन जनरल और गवर्नमेंट। ना सिर्फ शेयर होल्डर्स बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को डांटा गया कि सिर्फ आपके भले के लिए नहीं सोचने वाले मैनेजर्स, वो सिर्फ आपके एजेंट नहीं है, वो सारे स्टेक होल्डर्स के एजेंट है। क्यों? क्योंकि कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होती है, इट इज़ एन इनपुट आउटपुट मॉडल। इस थ्योरी में ये वर्ड यूज़ किया गया है, ये टर्म यूज़ किया गया है, इनपुट आउटपुट मॉडल। इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, इनपुट आउटपुट मॉडल में एक कंपनी है, वो सप्लायर से सामान ले रही है और कस्टमर्स को बेच रही है, राइट? सो कस्टमर को सामान बेचने के लिए कंपनी को पहले कुछ काम करना पड़ेगा, उस प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल्स की। सो सप्लायर का जो रेडी मटेरियल है, जो वो सामान बेच रहे हैं, उनका आउटपुट जो है वो कंपनी के लिए इनपुट है, कंपनी के लिए वो इनपुट है। और फिर ये जो आगे बेचेंगे ये इनका आउटपुट होगा।
सो एक पार्टी का जो आउटपुट होता है वो अगली वाली पार्टी के लिए इनपुट होता है। जैसे अगर आप किसी से रॉ मटेरियल ले रहे हैं और उसके कुछ पार्ट्स बना रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कार बनाने का अगर मैं प्रोसेस लूँ, तो कार बनाने के लिए पहले वो सारा जो जिससे भी कार बनती है, जो भी मेटल से, वो सारा मेटल पहले प्रिपेयर हो रहा है। वो मेटल बनने के बाद पार्ट्स बन रहे हैं। तो जो मेटल फिनिश हुआ उसके बाद इट वाज एन इनपुट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस कार के पार्ट्स बनाने के लिए। वो पार्ट्स अलग अलग बने, दैट वाज देयर आउटपुट। वो आगे कार के रूप में असेंबल होने के लिए इनपुट था। तो जो आप बना के रेडी करते हैं वो आपका आउटपुट होता है और वो अगले प्रोसेस के लिए इनपुट होता है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। कंपनी आगे से काम लेती है और अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ देती है, वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है या वो सर्विस प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टर्स से पैसे लेती है और उनको प्रॉफिट बना के देती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल। तो शेयर होल्डर्स को बोला गया, कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचेगी, वो सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचेगी। इसका मतलब ये है कि मैनेजर्स को सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोच के डिसीजन लेना होगा। अब सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में अगर हम सोचेंगे ना तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। कैसे? शेयर होल्डर्स चाहते हैं उनका जैसे भी बहुत मुनाफा हो, वो ये चाहते हैं। आपके सप्लायर्स क्या चाहते हैं कि आप उनसे उनको कैश में पेमेंट करें, उनसे ज़्यादा टाइम तक उधारी ना रखें। और सोसाइटी चाहती कि आप उनके भले के लिए सोचें। तो वहाँ जो उनका अपना अपना इंटरेस्ट है, हर एक स्टेक होल्डर ग्रुप का अपना अपना इंटरेस्ट है, वो थोड़ा सा क्लैश हो सकता है। तो मैनेजर्स की जिम्मेदारी बनती है, बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस क्लैश को रिजॉल्व करते हुए जो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है वो ले। यानी कि आपका वेंडर कुछ और चाहता है, आपके शेयर होल्डर्स कुछ और चाहते हैं, आपकी सोसाइटी कुछ और चाहती है। आपको सबके बारे में सोच के डिसीजन लेना होगा। दैट इज स्टेक होल्डर थ्योरी। मैनेजर अपने सेल्फिश एंड्स के लिए, अपने भले के लिए कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, वो सबके भले के लिए डिसीजन लेते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर थ्योरी। 3 हो गए हमारे, एजेंसी, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर। यहां तक क्लियर है? 3 क्लियर? यस, हो गए हम। 3 क्लियर है? क्लियर? ओके, लास्ट थ्योरी एंड लास्ट टॉपिक। ओके, लास्ट इज स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्डशिप, स्टीवर्ड समझते हैं? स्टीवर्डशिप, स्टीवर्ड क्या होता है? अभी जाके गूगल नहीं करना अगर नहीं पता है तो। रुके रहो, मैं बता रही हूँ। स्टीवर्ड, मैं बताओ, स्टीवर्ड बताती हूँ। स्टीवर्ड स्टीवर्ड अरे नहीं पता है तो नहीं बोलो, मैं वेट कर रही हूँ कि कमेंट आएगा। क्या बात है? ओके, थैंक यू। ठीक है। सो स्टीवर्ड, गार्डियन पता होगा आपको, केयर टेकर पता है? केयर टेकर या गार्डियन? वेरी गुड। अरे ये बोलना होता है, आराम से बिंदास बोला करो। नहीं पता है, उसी लिए मैं आई हूँ ना बताने के लिए। आपको नहीं, आपको सब पता होता तो फिर मैं क्यों आती? तो स्टीवर्ड का मतलब होता है केयर टेकर या फिर गार्डियन। उनका काम क्या होता है, जब ओनर या जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट नहीं है तो उनके बदले उनकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखना। दैट इज द रोल ऑफ गार्डियन, दैट इज द रोल ऑफ केयर टेकर। यानी कि अगर आप वहाँ नहीं हैं तो आपके प्रॉपर्टी का ख्याल रखना, यस सर, आपके प्रॉपर्टी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी जिस इंसान के पास होती है वो होता है गार्डियन, वो होता है केयर टेकर, और उसको बोलते हैं स्टीवर्ड। यहाँ पर क्यों बोला गया है? ये बोला गया है अगेन, इन्वेस्टर्स उन्होंने अपना पैसा लगाया और वो चलते बने, वो रोज़ आपकी कंपनी आके नहीं देखने वाले हैं, लेकिन कंपनी उनकी प्रॉपर्टी है। सो जो मैनेजर्स है वो गार्डियन है।
दे आर द गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ओनर्स ऑफ दैट कंपनी। कंपनी किसी और की है, वो वहां पर उसका ध्यान रख रहे हैं। नो क्लू। सो मैनेजर्स आर द केयर टेकर्स, दे आर द गार्डियंस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज कंपनी। ओनर्स की वो प्रॉपर्टी है, शेयर होल्डर्स की वो प्रॉपर्टी है, उसका ध्यान मैनेजर्स रखते हैं। दैट इज द फोर्थ कॉन्सेप्ट, स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट, कि मैनेजर्स आर गार्डियन और केयर टेकर ऑफ इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी, दैट इज AKA कंपनी। अभी जब वो ये गार्डियन वाला रोल निभा रहे हैं तब उनके लिए 3 चीज़ें बोली गई है। एक तो जो भी वैल्यूज़ है, जो वैल्यूज सेट किए गए हैं उसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि उनको क्या काम करना है, हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है, वो हम मैनेजर्स को बताते हैं। यानी कि इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में पैसे डाल रहा है तो वो क्या चाहता है, या गवर्नमेंट उस कंपनी से क्या चाहती है, सोसाइटी उस कंपनी से क्या चाहती है, वो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको समझाया जाता है कि काम कैसे करना है, कैसे दे कैन एंश्योर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सारे स्टेक होल्डर्स का। और थर्ड इज उनको मॉरल सपोर्ट देना। दीज 3 थिंग्स आर गिवन इन द स्टीवर्डशिप थ्योरी, जहाँ पर मैनेजर्स आर योर गार्डियंस, योर केयर टेकर्स, उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उनको मॉरल सपोर्ट देना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप थ्योरी। अभी फटाफट बुक से पढ़ते हैं और मैं भागती हूँ, आपकी अगली क्लास होने वाली है 2 मिनट में। सो एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 4 थ्योरीज, एजेंसी थ्योरी, शेयर होल्डर थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी और लास्ट स्टीवर्डशिप थ्योरी। एजेंसी थ्योरी, आप एजेंट हैं, ओनर्स प्रिंसिपल्स हैं, आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं। आराम से मतलब यू हैव गॉट 20-30 सेकेंड्स। एजेंसी थ्योरी, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बताया, आपका डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, सॉरी प्रोसेस है वो, आपका रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, आपका इंटरनल कंट्रोल का स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, डायरेक्टर्स अपॉइंट कैसे करते हैं, एट्सेट्रा। शेयर होल्डर मैनेजर का काम है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, इसलिए उनको बिल्कुल होशो हवास में काम करना होता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। कॉन्फिडेंस जो उनके प्रति ट्रस्ट दिखाया गया है, दे हैव टू मेंटेन दैट। देन स्टेक होल्डर थ्योरी, इट इज इनपुट आउटपुट मॉडल, जिसमें बोला गया है मैनेजर्स आर फेथफुल एजेंट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स, तो सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स के बारे में उनको सोचना होता है, खुद के बारे में नहीं। एंड लास्ट स्टीवर्डशिप थ्योरी, स्टीवर्ड मतलब अ पर्सन हु मैनेजेस अनदर्स प्रॉपर्टी, गार्डियन और केयर टेकर। तो किसी और की प्रॉपर्टी है, आपको बिल्कुल ध्यान से ख्याल रखना है उस प्रॉपर्टी का, और जितना हो सके उसमें उस प्रॉपर्टी का पे मुनाफा देना है, उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है। विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक फॉर टुडे। इसका भी चार्ट आई विल शेयर, क्योंकि ये अभी अब बनाने का टाइम नहीं है। सो इसका चार्ट अगेन आई विल शेयर इन द ग्रुप, और जो लोग रिकॉर्डेड देखने वाले हैं, मैं कल इसका चार्ट आपको स्क्रीन पे शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो। इन केस एनीवन हैज़ एनी डाउट, मैं अभी स्ट्रीम एंड कर रही हूँ, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहाँ पर वो डाउट पोस्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग।
आप मुझे डायरेक्टली पिंग भी कर सकते हैं या फिर उस ग्रुप में भी अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं इन केस कोई सवाल है तो। थैंक यू, बाय।